हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। आज के इस लेक्चर में जो हमारा बवाल 2.0 सीरीज का ये छठा लेक्चर का ये है, इस सीरीज में हम लोग सभी चैप्टर्स को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने का काम किए हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ढंग से ऑर्गेनाइज करके पढ़ने का काम किए हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में, आज के इस पूरे लेक्चर में हमारी बात डीएनए पे होगी। डीएनए कैसे बना हुआ है, किन चीजों से बना हुआ है, इन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना। सबसे पहले तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, है ना। चैनल वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से, जल्दी से। अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से, अभी तक शेयर हो जाना चाहिए था, लाइक हो जाना चाहिए था। मेरे गुलाब जामुनों, आगे बढ़ते चले तो आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, किस पे बात करेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। आइए तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहली हमारी बात ही होगी किस पे? डीएनए पे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो बोले जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, पहले तो तुम ये जान लो कि ये एक्चुअली में बेसिकली ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो तुम क्रोमोसोम या क्रोमैटिन पढ़े हो, ये बना हुआ है किससे? डीएनए से, याद रखिएगा। और डीएनए क्वाइल का ये लिपटा हुआ होता है 8 हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में, हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड में, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। आगे चल के इसका डायग्राम भी हम लोग देखेंगे, और लंबा चेन न्यूक्लियोसोम का ही आगे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन बनाएगा, जिससे क्रोमोसोम बनेगा। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम है वो किससे बना हुआ है? डीएनए से। चलिए यहां ध्यान देते रहिएगा, काफी लंबा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें आज पढ़ने को आपको मिलेंगी। तो बोले सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पे अगर डीएनए की बात करोगे, एग्जाम में आपसे पूछा स्ट्रक्चर बनाओ, या कभी कभी पूछता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओ, इस टाइप का डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, या बेटा इस टाइप का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सब पे हमारी बात होगी इन डिटेल मेरे भाई। चलो यहां ध्यान दो। तो बोले क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे अगर बात करें तो डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है, प्रेजेंट है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। अभी हम लोगों ने पढ़ा, सिंपल है। और पहले इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिच मिस्चर साहब ने 1869 में। और डीएनए जो शब्द है ये जेचेरिस, किसने दिया था? जेचेरिस ने, कंफ्यूज नहीं करना है, खोजा था फ्रेडरिच मिस्चर साहब ने, है ना। और ये शब्द डीएनए कौन दिया था? जेचेरिस ने। और डीएनए एक्चुअली में है क्या? तो पॉलीमर है, ये एक चेन है। किसका चेन है? यहां ध्यान दीजिएगा, तो लिखे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या लिखे हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। मैं आपको दिखाता चलूं, बताता चलूं कि आप याद रखेंगे बेटा। एटीजीसी, जो नाइट्रोजन बेस, बेटा जो नाइट्रोजन बेस डीएनए के अंदर मौजूद है वो है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। जाहिर सी बात है, दो तरीके के नाइट्रोजन बेस आप पढ़े होंगे, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन टोटल आपने पढ़ा होगा एजी कट करके, है ना। ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल और टी से थायमिन। तो मेरे गुलाब जामुनों, ये आप याद रखेंगे। इसमें डीएनए में ये 4 प्रेजेंट होता है। और डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर, कौन सा? डीऑक्सीराइबोज। कहिएगा, हाँ डीऑक्सीराइबोज। बोल नहीं रहे हैं, बोलिए डीऑक्सीराइबोज। साथ ही साथ ये शुगर और फॉस्फेट का आपको ये एक चेन है और ये दूसरा चेन है, डबल स्टैंडर्ड। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है, जिसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में बॉन्डिंग है। तो आप याद रखेंगे बेटा, ए डबल बॉन्ड बनाएगा टी से और जी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा सी से। थ्योरी लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे ही याद रखना है। ए डबल बॉन्ड बनाएगा टी से, जी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा सी से। अब आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। तो अगर रफली अगर ड्रॉ किया जाए, मान लो, तो तुम कहोगे सर ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। यहां ए है, इस पे ठीक नाइट्रोजन बेस, तो यहां हमेशा क्या होगा? टी। और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल। फिर यहां जी है तो यहां क्या होगा? सी ट्रिपल। इसी तरीके से यहां टी है तो यहां क्या होगा? ए डबल। यहां सी है तो यहां जी कैसा? ट्रिपल। तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये बेस पेयर है ना। और ये जो पूरा एक हेलिकल टर्न है, एक घुमाव है, उसमें 10 बेस पेयर होते हैं। आइए हम लोग इस पे बात करते चले। तो बोले क्या
कि डीएनए कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, और डीएनए में पेंटोज शुगर सबसे पहले याद रखिएगा कैसा होता है, डीऑक्सीराइबोज, और 4 तरीके के नाइट्रोजन बेस हैं, एटीजीसी। क्या है बोलिए, एटीजीसी। ये चैप्टर बहुत ध्यान से सुनने वाला चैप्टर है, बहुत सारे एमसीक्यू आपको ऐसे ही इससे बनेंगे। एटीजीसी, एडेनिन थायमिन ग्वानिसिन और साइटोसिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चले। तो बोला अगर इस डायग्राम पे मैं इसको और जूम करना चाहूं कि आप ताकि इसको और बढ़िया से देख पाए, बेटा ध्यान से देखिए और कुछ चीजें समझिए। ये देखिए, ये शुगर और फॉस्फेट का आपको नजर आया चेन एक, और ये एक चेन हुआ, एक सेकेंड, ये एक चेन हुआ, ये हो गया आपको 2, टोटल 2 चेन हो गए। ध्यान से देखोगे, अब देखो ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये 5' इधर खाली हो गया, फिर ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये भी शुगर है, फॉस्फेट, इस तरीके से शुगर और फॉस्फेट है। तो एक तरफ 5' है, एक तरफ 3' है, तो जो 2 स्टैंड है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल। अगर यहां 5' है तो 5' से 3' ये देखो इस डायरेक्शन में है, तो यहां तुम देखोगे 5' से 3' ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, और ये तो तुमको पता ही है, एक प्यूरिन तो एक पायरिमिडिन, एक पायरिमिडिन तो एक प्यूरिन। इस तरीके से आपको एटी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जीसी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते चले और बवाल मचाने की तैयारी करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो बोले अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार डीएनए कंपोज है किससे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और बेटा याद करने वाली बात क्या है, एंटी पैरेलल। क्या है, एंटी पैरेलल। और दोनों ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे से क्या होगा, अपोजिट। और प्यूरिन और पायरिमिडिन जुड़े होंगे कौन से बॉन्ड से, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड से, जिसमें ए यानी कि जो एडेनिन है बाइंड करेगा थायमिन से, है ना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक, और जी यानी कि साइटोसिन और यहां देखिए ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ए, टी, जी और सी। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, डीएनए मॉलिक्यूल में एक प्यूरिन हमेशा पेयर करेगा पायरिमिडिन से। इसका मतलब यह हुआ बेटा, अकल अगर लगाओगे तो जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, पायरिमिडिन। जाहिर सी बात है, क्योंकि प्यूरिन किससे बाउंड करेगा, पायरिमिडिन से। ठीक, और इस पे एक सवाल भी पूछा हुआ है एमसीक्यू में घुमा फिरा करके। क्या बोला गया फिर आगे, आइए तो बोले हैं क्या आगे कि एक रूल है जिसका नाम है चार्गॉफ इक्विवेलेंसी रूल। ध्यान देंगे तो बोले अमाउंट ऑफ प्यूरिन बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन। बिल्कुल सही बात, तो ए प्लस जी बराबर क्या होगा, टी प्लस सी, है ना, ये है ना प्यूरिन और ये है पायरिमिडिन। ठीक, दोनों को करेंगे तो इज इक्वल टू 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते चले उसी नियम को, चार्गॉफ इक्विवेलेंसी रूल। अब बोला क्या, अगर बात करें डायरेक्शन के बेसिस पे कि क्लॉकवाइज टर्न है डीएनए, है ना, या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न है। ठीक, मतलब ये जो हेलिकल टर्न है, दोनों स्टैंड है इस तरीके से, क्लॉक एंड ये देखो इस तरीके से, अगर घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है तो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा बोले तो कैसे होता है, देखो ये ना 12 इस तरीके से, और उल्टा उल्टा टर्न ले रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बोला इसमें वही है, राइट हैंडेड पे अगर आप बात कीजिएगा तो क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग है। ये आपको याद होना चाहिए मेरे गुलाब जामुनों। इसमें अलग अलग डीएनए, जैसे डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए डी दिया है। हमारे अंदर जो डीएनए है वो कौन सा टाइप है, बी टाइप। ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो पूरा हेलिकल, एक हेलिक्स का जो लेंथ होगा, मतलब एक जो हेलिकल टर्न होगा, कंप्लीट एक टर्न पूरा, ठीक है, इसमें 10 नाइट्रोजन बेस पेयर, कितना नाइट्रोजन बेस पेयर, 10। ठीक है, देखो लिखे भी होंगे बेटा, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर, इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। एमसीक्यू है ये। और एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जो डायमीटर है ना डीएनए का, ये जो चौड़ाई है ये होगी 20 एंगस्ट्रॉम। ये मिनिमम आपको याद रखना है। यहां मैंने सबका लिखने का काम किया है, एक अभी आपके लिए लिख दिया हूं जिसमें हेलिक्स लेंथ 28 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर 11 और दोनों बेस पेयर के बीच की दूरी 2.56 और उसका डायमीटर 23। अब तुम देखो ये दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन बेस है मान लो जो हाइड्रोजन, तो ये एक सीढ़ी के जैसा काम कर रहा है, एक होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप
है ना। लैडर दिखने में रिवॉल्विंग लैडर, घूमती हुई सीढ़ी के जैसा दिखता है। डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, शुगर फॉस्फेट का, शुगर और फॉस्फेट का, और इसमें क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर। क्या, नाइट्रोजन बेस पेयर। ए डबल बॉन्ड बना, लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, ए डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, टी के साथ, और जी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, सी के साथ। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते चले। अब ध्यान दीजिएगा, तो केवल आपके लिए ही लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी यहां बताया हूं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। इसमें बोला जो हेलिक्स का लेंथ है वो होगा 45.6 एंगस्ट्रम। बेसिकली इसको आप जेड डीएनए का एक एग्जांपल में लिया हूं, जेड डीएनए का। इसका हेलिक्स का लेंथ कितना हुआ, 45.6 एंगस्ट्रम। डायमीटर कितना हो जाएगा, 18.4 एंगस्ट्रम। नंबर ऑफ बेस पेयर कितना बताए हैं, 12, है ना। एक हेलिकल टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर जो बताए हैं ये बेस पेयर, ये कितना बताए हैं, 12। और बोला डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितना है, 3.75 एंगस्ट्रम। ये जेड डीएनए, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जेड डीएनए, है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, रटो बोलो, जेड डीएनए कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरा नहीं भी याद रहो तो इतना तो याद रखोगे ना कि जेड डीएनए कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में क्या तुमको बताया है तुम्हारा, बी डीएनए। ह्यूमन में किस टाइप का होता है, बी डीएनए। पूछा हुआ सवाल है ये सब। चलिए इस टेबल को वैसे एक बार आप जरूर रफली ध्यान में रख करके जाएंगे, काम ही देगा आपको। फिर बोला पैलिंडोर्मिक डीएनए, जिसको विल्सन और थॉमसन साहब ने खोजा था। अगर इस डीएनए पे तुम ध्यान दोगे, इधर और इधर मैं स्टैंड ड्रॉ किया हूं, तो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है दोनों एंड पे देखिएगा, तो ये कैसा होगा, सेम। कैसा हो जाएगा, सेम। ऐसे डीएनए को बोलते हैं पैलिंडोर्मिक डीएनए। बोलो क्या बोलते हैं, पैलिंडोर्मिक डीएनए। बोल नहीं रहे हो, क्या बोलते हैं, पैलिंडोर्मिक डीएनए। बोलिए बेटा, क्या बोलते हैं, पैलिंडोर्मिक डीएनए। चलिए आगे बढ़े। अब अगर तुम पैकिंग ऑफ डीएनए पे मेरे से बात करोगे, तो सर पता है 2.2 मीटर लंबा क्रोमेटिन धागा प्रेजेंट है आपके अंदर, और सर वो हाईली कंडेंस फॉर्म में पैक्ड है, और तब जा करके का ये बिल्कुल पैक होकर के और आपके न्यूक्लियस के अंदर है। ये आपका किसके किसके कारण संभव है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कुछ, ठीक। तो हिस्टोन प्रोटीन पे अगर हम लोग बात करें, जो कि आपने पढ़ा होगा, हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन, H1, H2A, H2B, H3 और H4। 5 तरीके के हो गए, H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो यहां ध्यान से सुनोगे बेटा, यहां हिस्टोन का ऑक्टामर, यहां सुनो, ये मान लो एक सर्कल है हिस्टोन का, ठीक है, जिसमें आपको मिलेंगे H2A, H2B, H3, H4, डबल फॉर्म में, एक आगे और एक इसके पीछे। तो 4 4 8 हुआ, ये हिस्टोन का ऑक्टामर, बॉल के जैसा स्ट्रक्चर हुआ। और ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज को बाहर कर लेंगे, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो इससे क्या हो जाएगा, इस तरीके से उलझ जाएगा, आके इसमें लपझा गया। और H1 यहां बाहर में है, ये रहा, ठीक। और फिर यही डीएनए आगे फिर दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, इसको हम लोग बीच वाले को लिंकर डीएनए कहेंगे, ठीक। इस तरीके से जो हिस्टोन प्रोटीन है ये जोड़ते चला जाएगा थ्रेड को, धागा को, जैसे लटाई में कैसे धागा लपेटते हो, तो लपेटते चला जाएगा और उसको पैक करके कंडेंस करके बिल्कुल एक न्यूक्लियस के अंदर। अब तुम यहां ध्यान से देखो, एक बार में समझ में आएगा मेरे भाई। ये रहा डीएनए, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन बेस वगैरह सब है। ये डीएनए यहां तुम देखोगे तो हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से तुम देखो, ये बिल्कुल इसमें लपझाया और लपझाया, सारा न्यूक्लियोसोम देखो एक जगह आया, ठीक है, बिल्कुल अरेंज हो करके, और ये पतला सा एक फाइबर बनाया जिसे क्रोमेटिन फाइबर कहे। और ये फाइबर सिकुड़ करके जब सेल डिवाइड करता है तो उस समय क्या बनाता है, क्रोमोसोम। बोलो मेरे बेटा, क्रोमोसोम। बहुत सुंदर, ये है आपका पैकिंग ऑफ डीएनए। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो बिल्कुल गाड़ी धीरे धीरे आपका घुलट रहा होगा। आप फिर से याद रखेंगे, डीएनए है ना, जो कि बेसिकली कहिए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, जिसमें शुगर डीऑक्सीराइबोज होंगे, 4 नाइट्रोजन बेस होंगे, एडेनिन जो बाइंड करेगा थाइमिन से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन जो बाइंड करेगा साइटोसिन से। अच्छा, कहीं कहीं एटी और जीसी टाइप भी लिखा होता है कि एटी टाइप डीएनए क्या होता है और जीसी टाइप डीएनए क्या होता है। कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि एटी टाइप डीएनए किसे कहेंगे और जीसी टाइप डीएनए किसे कहेंगे। आप ये बात अच्छे से समझिएगा कि कमेंट बॉक्स में इस चीज को लिख के बताइएगा कि एटी टाइप डीएनए क्या होगा और जीसी टाइप डीएनए क्या होगा।
आगे बढ़ते चले तो अब एक बड़ा ही शानदार टॉपिक पे हम लोग आए। ठीक है, अभी तक तो हम लोग सिर्फ डीएनए के बारे में थोड़ा मोड़ा बात कर रहे थे, एकदम इत्मीनान से इस चैप्टर को तुमको पढ़ना है। तो अब टॉपिक है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बताओ, जेनेटिक मटेरियल का जो सर्च, मतलब बेसिकली खोज, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहिए तो बोला क्या, इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ। सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है सर वो चूहा वाला, जो 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 हम लोग कहते हैं कि कुछ भी हो बेचारा बलि का बकरा चूहा को ही हम लोग बना देते हैं। तो चूहा वाला एक एक्सपेरिमेंट है, आइए मैं उसको बहुत बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करूं। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखो, आज ना तुमको मालूम है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आज से बहुत पहले लोगों को नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि धीरे धीरे साइंस का डिस्कवरी हुआ, उतना लोग जाना, खोजा, समझा, तब ना मेरी जान इतना परफॉर्म करके इतना सारा नॉलेज रखा है। तो बोला क्या कि इसके लिए चूहा पे दो टाइप का बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया लिया जो निमोनिया काउज करता है। तो एक बैक्टीरिया लिया एस टाइप, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया था शायद, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और एक लिया आर टाइप। एस टाइप बैक्टीरिया होगा स्मूथ, आर टाइप बैक्टीरिया होगा रफ। ध्यान से सुनना तुम, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। और ये स्मूथ वाला ना, ये बैक्टीरिया अपने ऊपर इस तरीके से कैप्सूल फॉर्म करता था, ठीक, और इसके कारण निमोनिया नाम की बीमारी होती थी, ठीक। और ये कैप्सूल नहीं फॉर्म करता था, ठीक है, और ये निमोनिया काउज नहीं करता था, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से समझना। बोला क्या, एक एस स्ट्रेन वाला, मतलब ये एस वाला बैक्टीरिया लिया और इसको डाल दिया माइस चूहा के अंदर। जाहिर सी बात है बेचारा चूहा घुलट जाएगा, यमराज जी के पास चला जाएगा। मर गया बेचारा चूहा, क्योंकि ये निमोनिया काउज कर रहा था। सुनते रहना। फिर बोला एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, अब एक सेकेंड, अब एस को तो डाल दिए थे ना, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को अब चूहा में डाला। तो क्योंकि आर वाला नॉन कैप्सुलेटेड था, निमोनिया काउज नहीं करता था, चूहा बच गया। वाह। फिर सुनो, अब एस स्ट्रेन को गर्म करके हीट किए तो बैक्टीरिया मर गया, किल हो गया। अब ये मरा हुआ जो बैक्टीरिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया को चूहा में डालें, तो फिर मरा हुआ है ना, तो चूहा को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तब भी चूहा बच जाएगा। अब किस्सा सुनो, एस स्ट्रेन हीट किल्ड वाले से चूहा बच जा रहा था, आर स्ट्रेन से भी बच जा रहा था। क्या किए कि दोनों को साथ में लिए, एस स्ट्रेन हीट किल वाले को, आर स्ट्रेन को भी, और तब चूहा के अंदर डाल दिए। हुआ क्या मेरे गुलाब जामुनों कि चूहा घुलट गया। साइंटिस्ट माथा पकड़ लिया, ये कैसे हो गया भैया, यहां इससे तो चूहा नहीं मर रहा था, एस बैक्टीरिया को मार के भी डाल लेते तो नहीं मर रहा था, साथे में डाल दिए तो कैसे हो गया। तो ऐसा कहा कि हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने किसी न किसी चीज को देख करके ये आर वाला एस वाले, मरे हुए एस वाले बैक्टीरिया को कोई ना कोई चीज देख करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, बदल लिया, और ये भी चूहा को मारने लगा कुछ कुछ सीख के। जैसे चोर चोर मोसेरा भाई, तुम्हारे में गुण कहां से आएगा, तुम्हारे दोस्त, समझ में आया ना, जैसा दोस्त वैसा तुम। अब जैसे तुम्हारे मम्मी का, तुम्हारा दोस्त नालायक है, उसी के कारण हमारा बेटा बिगड़ा हो। अब मम्मी को क्या पता है कि आप ही का बेटा सरगना है, ग्रुप का जो हेड है वो आप ही का बेटा है। तो ध्यान से सुनिए। तो बोले एस स्ट्रेन वाला से चूहा मर रहा था, आर वाले से नहीं मर रहा था। एस वाले को गर्म करके भी डाल रहे थे, तब भी चूहा जो है क्या हो जा रहा था, बच जा रहा था, क्योंकि ये मरा हुआ है। लेकिन साथ में डाले तो चूहा क्या हो गया, मर गया। साथ में डालने पे चूहा क्या हो गया, मर गया। तो कहा कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जिसके कारण मर रहा होगा, ट्रांसफॉर्म कर लिया। आर वाला ट्रांसफॉर्म, अपने आप में बदलाव ले आया मरे हुए एस को देख करके। अब इस बात को और ज्यादा कंसोलिडेट करके प्रूव करने के लिए, ये तो थोड़ा चित्र है, एक बार इस चित्र को रिपीट कर देता हूं आपके लिए। इस एक्सपेरिमेंट को लोड नहीं लेना है मेरी जान, यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा। तो बोला बैक्टीरिया का कॉलोनी है, यहां देखोगे कौन, रफ वाला, आर स्ट्रेन वाला। तो इससे तो चूहा बच जा रहा था, नहीं मर रहा था, इंजेक्शन के हेल्प से डाले भी। तो स्मूथ को डालोगे तो देखो चूहा टर्मिनेट, घुलट गया। फिर यहाँ हीट किल स्मूथ को डालोगे तो एस वाला तो मर गया था, इससे चूहा बच जाएगा, यहां भी बच गया, यहां भी बच गया, ठीक। अब इन दोनों को मिला दिए, जो दोनों से नहीं मर रहा था, तब डाले, तब भी चूहा घुलट गया, ठीक। तो कहा क्या गया,
कुछ न कुछ है जिसके कारण आर वाला ट्रांसफॉर्म होके कैसा बदल गया, एस वाला में बदल गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को आगे चल के बायोकेमिकल नेचर पता करने के लिए क्या वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, तो एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी साहब ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व किया उसी एक्सपेरिमेंट को। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक कल्चरल प्लेट लिया, मैं तुम्हें समझाऊं, एक कल्चरल प्लेट लिया, इस प्लेट में आर वाले बैक्टीरिया का कॉलोनी को कल्चर होने दिया। ध्यान से सुनना, बड़ा जबरदस्त बात बता रहा हूं। और क्या किया कि एस वाले के डीएनए के टुकड़ा को इसमें डाला। कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं, कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं कि इसी आर वाले में कुछ कुछ बैक्टीरिया एस वाला डेवलप हो गया। तो एस वाला तो यहां नहीं था, सिर्फ डीएनए डाला था, यानी कि अपने आप को ये क्या कर लिया है, ट्रांसफॉर्म। क्या कर लिया है, ट्रांसफॉर्म। ये आर वाला एस वाले को देख करके बदल गया। मतलब डीएनए को ही बेसिकली माना गया कि डीएनए के कारण ही ऐसा हुआ है। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है सर? तो ये लोग डीएनए को किल करके भी इसमें डाला था, तो कोई फिर बाद में लोड नहीं हुआ, मतलब वो चेंजिंग नहीं हुआ। तो बेसिकली ये तीनों साइंटिस्ट, एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी साहब ने क्या किया, एक बार फ्रीली माइंड से सुनो, कि कल्चरल प्लेट में आर बैक्टीरिया उगाया और उसमें एस के डीएनए का टुकड़ा डाल दिया। कुछ दिन के बाद क्या देखता है कि उस होना चाहिए था कॉलोनी आर बैक्टीरिया का, लेकिन उसमें कुछ कुछ एस वाला बैक्टीरिया भी डेवलप हो गया। तो समझ गया कि डीएनए से ये लोग देख देख के सीखा है कैप्सूल बनाना। यही फर्क है दोनों में, आर और एस में, कि कैप्सूलेटेड होता है, एक नॉन कैप्सूलेटेड। तो आर वाला भी कैप्सूल बनाएगा तो किसके जैसा बिहेव करेगा, एस के जैसा। सिंपल है, कोनो दिक्कत नहीं ना मेरी जान। चलिए, अब और इस बात को सही साबित करने के लिए कि वो चीज डीएनए है या फिर वो चीज क्या है, प्रोटीन है, मतलब जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली क्या है, तो इसके लिए भी हार्शे और चेस साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पे। एक टीटू बैक्टीरियोफेज का ये वायरस है। कहा सिंपल, एकदम सिंपल बात, आपको पता है डीएनए में फॉस्फेट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सल्फर है, ठीक, दोनों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मार्क कर दिया, ठीक है। और फिर इस बैक्टीरियोफेज को इकोलाई में जाने दिया, इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। अब फर्दर जो जनरेशन आएगा, एकदम सिंपली समझो, अगर उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिखेगा तो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, जेनरेशन टू जेनरेशन, मतलब जेनेटिक मटेरियल ये है। अगर प्रोटीन दिख जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल ये है। तो जब ऑब्जर्व किया तो एस का कोई भी डिटेक्शन नजर नहीं आया, लेकिन डीएनए का आया अगले जनरेशन में। जाहिर सी बात है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चल के अब हम लोग बात करें, बढ़ते चले। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म। तो ये टॉपिक हमारा डीएनए का था। यहां तक आपको करना क्या है मेरे भाई, कि एक बार स्मॉल क्या या कहूं मैं शॉर्ट नोट्स के जैसा एक रिवीजन डाल लेना। एक्सपेरिमेंट से एक दफा सवाल पूछा हुआ है तो एक नजर कहिए एक नजर जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं कहूं तो डीएनए का चित्र, डायग्राम एकदम पूछेगा। कोई ना कोई सवाल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से रहेगा ही, ये एकदम फिक्स है। कोई ना कोई, मतलब हो सकता है स्ट्रक्चर पूछ ले, हो सकता है एमसीक्यू में कुछ पूछ दे, जैसे ए टी के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल ट्रिपल, या कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल ट्रिपल कौन सा, या ए किसके साथ बाइंड करता है, ये सब सवाल भी पूछा जाता है। आगे चले, आगे चले। तो अब मेरे भाई हमारी बात चल रही थी आरएनए वर्ल्ड पे। तो बेसिकली आपको पता है, जेनेटिक्स में भी आप पढ़ोगे कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है, और क्योंकि ये अनस्टेबल था तो उसी से डीएनए इवॉल्व हुआ है। आरएनए कहिए बहुत फ्लेक्सिबल है। कहो फ्लेक्सिबल कहने का मतलब ये एडेप्टर मॉलिक्यूल हो सकता है, ये कैटालिटिक हो सकता है, ठीक है, या आरएनए बेटर मटेरियल है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना। बस इसमें स्टेबिलिटी डीएनए की तुलना में कम है, ठीक है। फिर क्या बोले हैं कि राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए पे अगर तुम बात करोगे तो जो स्ट्रक्चर है ना आरएनए का, वो फंडामेंटली सेम है बेटा, किससे, डीएनए से। बट लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेज, इसमें क्या है, कुछ कुछ डिफरेंसेज भी है। आइए हम लोग बात करें। जैसे इन द प्लेस ऑफ, क्योंकि डीएनए में क्या था, डी से डीएनए, अच्छा याद रख लो, डी से डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ना, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर था।
लेकिन आर से आरएनए, आरएनए में कौन सा शुगर होगा? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए आरएनए में कौन सा शुगर होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से। हाँ, राइबोज, लिख के बताओगे राइबोज, ठीक है। तो राइबोज शुगर प्रेजेंट है किसमें? आरएनए में। फिर बोले इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन बेस थाइमीन इन डीएनए देयर इज प्रेजेंट यूरेसिल इन आरएनए। ये आप याद रखेंगे चला, ए टी जी सी, ये 4 गो था डीएनए में, ये याद रखना। थाइमीन के जगह पे आरएनए में क्या होगा? यूरेसिल। थाइमीन आरएनए में नहीं होता है और डीएनए में क्या नहीं होता? यूरेसिल। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं होता है? थाइमीन, उसके जगह पे क्या होगा? यूरेसिल। चलिए फिर बोला आरएनए जो है बेसिकली एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, है ना, और एक्सेप्ट रियो वायरस को छोड़ के जो कि क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। चलिए चलिए थोड़ा और जानकारी लेते हैं, आरएनए पे थोड़ा और बात करते हैं। तो इसे हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक बार कहिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। शुगर कौन सा हो गया? राइबोज। टाइप्स इसके अलग अलग कहिए, बेसिकली स्ट्रक्चरल फॉर्म में टाइप होंगे टीआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, जो बेसिकली न्यूक्लियस से मैसेजेस, वही कोड्स लेकर के आएगा। फिर बोला नाइट्रोजन बेस, इसमें एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। AUGC होना चाहिए था जो आप पढ़े डीएनए में, ATGC, बट इसमें टी नहीं होगा बेटा, क्या होगा? यू। याद रखेंगे, यू फॉर यूरेसिल, याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। और ये डीएनए की प्रक्रिया जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उसमें आरएनए का अच्छा खासा रोल है। चलिए चलिए चलिए, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, मेरे गुलाब जामुनो, मेरे गुलाब जामुनो, एक टॉपिक है जिसका नाम है सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, या कहो मेरे भाई पूरे बायोलॉजी का जो मेन सीन है। जोर से बोलिए, पूरे बायोलॉजी का सबसे मेन सीन, सबसे मेन अहम पार्ट। जैसे कोई फिल्म देखने गए, अब मैंने चीज नहीं देखे कि किस तरीके से हीरो गुंडा को मारा है, तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना। वैसे ही सुनो, डीएनए से, वन लाइनर वाले बच्चे जो एकदम छोटे में याद करना चाहते हैं, यहां ध्यान देंगे। डीएनए से डीएनए बन गया, डीएनए से डीएनए बन गया। इस प्रक्रिया को मेरे भाई कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। फिर से मेरी जान, जोर से, डीएनए रेप्लिकेशन। आगे सुनिए, अब डीएनए से आरएनए बन गया, डीएनए से आरएनए बन गया, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से वापस से डीएनए बन गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद ध्यान देंगे, तो अब आरएनए से अगर क्या बन गया? प्रोटीन। क्या बन गया? प्रोटीन। आरएनए से बन गया प्रोटीन, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन। बस मेरे भाई, यही क्या है? सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। बोलो क्या है? सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। एक बार पढ़ के बताइए, डीएनए से क्या बना? डीएनए क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो कहेंगे ट्रांसलेशन। बस यही है सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। और अब हम लोग एक एक करके ये पढ़ लेते हैं कि क्या है रेप्लिकेशन, क्या है ट्रांसक्रिप्शन, इन सब पे डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी बात होगी वो होगी रेप्लिकेशन पे, एक सेकेंड मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट से लिखिए। तो क्या होगा? रेप्लिकेशन। किस पे अब हमारी बात होगी? रेप्लिकेशन पे। चलिए आई होप यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा। आइए, तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। अब डीएनए में जो रेप्लिकेशन होगा, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होगा। एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया, इसमें हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे।
ठीक है। मेल्सन और साल्ट साहब ने इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी किया था, ठीक है। और डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा एक चीज याद रख लीजिएगा, कौन सी दिशा में होगा, 5' से 3', 5' से 3'। तो कोई डीएनए है वो ओपन हुआ और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं। मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, थोड़ा जूम करके भाई, ये लो, ये कोई डीएनए है, ठीक है। और यहां तुम देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक, सब में होगा, जाहिर सी बात है सर। अब एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज, ये इसको काटेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। आइए फिर से नहीं जुड़ जाए, इसके लिए यहां पे एक और एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। तो हेलिकेज काटा, सीजर, और एसएसबी जुड़ गया ताकि ये नहीं हो पाए, ये खुलेगा, आगे की तरफ कटते चलेगा, तो ये सुपर कॉइल नहीं हो जाए, उलझ नहीं जाए, इसके लिए भी एक एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। क्या नाम है, टोपोआइसोमेरेज। अब सुनो, इसको अगर तुम रोटेट कर दोगे तो ये मान लो डीएनए है और ये इस तरीके से ओपन हुआ, ठीक है। इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉक। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉक। तो मेरे भाई यहां पे यही ड्रॉ किए हैं, ठीक। आपके समझाने के लिए मैंने आपको इसको और कंफर्टेबिलिटी से बता दिया है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई भी चेला को। चलो, अब बोला क्या कि जब इसमें हेलिकेज एंजाइम बेटा इसको काटा तो इसके दो आप देखिएगा तो स्टैंड, ये मेन पेरेंट स्टैंड था, ठीक है। और ये जो बन रहा है ये नया स्टैंड है। अब इसको समझने का तुम प्रयास करो, यहां 3' था तो अब जो नया बनेगा ये 5'। तो सबसे पहले कुछ दूर प्राइमर होगा, आरएनए प्राइमर, या जिसे कहते हैं हम लोग प्राइमेज, ठीक है। ये प्राइमर थोड़ा दूर आप इसको बना के देगा 5' से 3'। अब ये खुद अपने आप बनते चलेगा, और क्योंकि 5' से 3' है तो सीधे सीधे जैसे जैसे डीएनए खुलते जाएगा ये आगे बनते जाएगा। तो ये देखो, अगर तुम यहां से यहां देखोगे तो एक नया चेन हो गया। और क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है सिंथेसिस, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस सिंथेसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक। अगर इस तस्वीर में तुम मेरे से पूछोगे, मैं इसको अच्छा से ड्रॉ करूं, ये देखिए बेटा, ये 3', तो ये 5', फिर ये 3' और ये 5'। तो इसके अपोजिट में जो नया बन रहा था बेटा, ये इस तरीके से 5' से 3' बन रहा था। बट मेरे भाई यहां फिर 3' होगा, इधर से इधर तो नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि भाई हमेशा उल्टा होगा, यानी 5' से 3' में बनेगा। नहीं सर नहीं बुझे, अरे अत्ता देखो ना बेटा, अत्ता देखो ना, अत्ता क्या लिखे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन किधर से किधर होगा, 5' से 3'। अब ध्यान से सुनने का, अब ये इधर से इधर हो सकता है। तो मान लो यहां से शुरू हुआ, यहां तक हुआ, इसके आगे तो जाएगा नहीं ना, इधर उसको जाना था, कैसे इधर बनेगा। तो जैसे जैसे ये खुलेगा तो थोड़ा थोड़ा दूर आरएनए प्राइमर, फिर ये यहां से यहां बना, फिर आरएनए प्राइमर यहां से यहां बना, फिर आरएनए प्राइमर यहां, जैसे जैसे खुलते जाएगा बनते जाएगा, और टुकड़ा में बनेगा। इसी टुकड़ा को कहते हैं बेटा मेरे ओकाजाकी फ्रैगमेंट। बोलो क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। एक दफा सवाल भी पूछा था कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या है, MENT फ्रैगमेंट क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो ये इस तरीके से फॉर्म होगा। और डीएनए लाइगेज, चिपकाने वाला गोंद, ठीक है, इसको क्या कर देगा, चिपका करके स्टैंड बनाएगा। तो 2 स्टैंड, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैगिंग, लैग कर करके बन रहा है, और इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। इस चित्र में वही है कि डिसकंटिन्यू होकर बन रहा है, बाद में लाइगेज के हेल्प से ये चिपक जाएगा। और आओ यहां देखते हैं, सेम पॉइंट्स लिखे हैं कि टेम्पलेट अगर 3' से 5' ये वाला जो टेम्पलेट है इसमें कंटिन्यूअस बन जाएगा नया चेन, ठीक। और उस उधर बनेगा डिसकंटिन्यू फॉर्म में, जो कि बाद में डीएनए लाइगेज के हेल्प से ज्वाइन होगा। और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया सेल साइकिल में एस फेज में होता है, डीएनए का अमाउंट डबल, ठीक है, ताकि सेल डिवाइड कर पाए। चलिए फिर अगर बात करें हार्मोन कौन कौन से होंगे इसमें, हेलिकेज। बोलो कौन सा बोलना है बेटा, कौन सा, हेलिकेज, जो काटने का काम किया। फिर जो आके लगा वो एसएसबी, ताकि दोबारा नहीं जुड़े। टोपोआइसोमेरेज सुपर कॉइलिंग से बचाया, प्राइमेज थोड़ा दूर बना के देगा, फिर उसके बाद अपने बनेगा। डीएनए लाइगेज चिपकाने का काम करेगा। इस पूरे रिएक्शन को कहो मॉनिटर कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। अब सुनो,
अब डीएनए के स्ट्रैंड को देख के डीएनए से बनेगा आरएनए। क्या बनेगा डीएनए से? आरएनए। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब बोला ये अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसमें तुम अगर फुल डिटेल्ड में पढ़ना चाहोगे तो इसमें तुम पहले पढ़ोगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए पे खोजा पहले किसको, फिर बेसिकली जो सिग्मा फैक्टर है वो खोजा पहले प्रिब्नो या टाटा बॉक्स को, वो टाटा बॉक्स खोजा, तब पहुंचा प्रोमोटर साइट पे, तब बाइंड किया और तब जाके फिर फाइनली कोड कर करके बनाएगा। इसको हम लोग एक अच्छे फॉर्मेट से समझते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और समझ में भी आए, और समय जितना हमारे पास है उसमें बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा क्या, जो सिंथेसिस है आरएनए का, तो डीएनए टेम्पलेट से क्या बनना? आरएनए। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बोला 3' से 5' वाला जो होगा डीएनए टेम्पलेट पे वो होगा कोडिंग, और 5' से 3' वाला आपको टेम्पलेट वाला होगा। यहां ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। इस यूनिट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। डीएनए में मान लो यहां से यहां तक ट्रांसक्रिप्शन होना है, इस रीजन का आरएनए बनाना है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये भी एक बार पूछा हुआ है चित्र के साथ। इसमें ये जो रीजन है इसका नाम है प्रोमोटर, हाँ लिखे तो है, ये प्रोमोटर और ये टर्मिनेटर, और इसको देख करके किसी एक स्टैंड को कोड करेगा देख करके। चलिए फटाफट से सुनिएगा। तो बोला स्ट्रक्चरल जीन जो है वो होगा मोनोसिस्ट्रोनिक यूकैरियोटिक में, मतलब एक ही सिस्ट्रॉन, एक ही कोडिंग पार्ट होगा, ठीक, और पॉलीसिस्टोनिक होगा प्रोकैरियोट में। अच्छा, इसमें यह भी याद रखेंगे डीएनए में कुछ कोडिंग भाग होंगे या कुछ नॉन कोडिंग, जिसको देख के जब आरएनए बनेगा तो कुछ पार्ट आगे फंक्शनल होगा और कुछ नहीं। तो जो फंक्शनल होगा नहीं होगा उन पे भी एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो कोडिंग रीजन को एक्सॉन और नॉन कोडिंग रीजन को क्या बोलते हैं? इंटरॉन। आइए इस पे बात करें और समझने का प्रयास करें। आई होप ये डायग्राम दिख रहा होगा आप सभी को। चलिए, तो ये डीएनए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां से फॉर एग्जांपल यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, ये प्रोमोटर साइट है, तो सबसे पहले इस पे आके जुड़ा आरएनए पॉलीमरेज। जाहिर सी बात है इसमें सिग्मा फैक्टर इसी का हिस्सा है, आरएनए पॉलीमरेज आप समझ लो। और ये आगे की तरफ बढ़ते गया और डीएनए के सामने सामने, जैसे तुम मान लो कि इससे कोड होना है, एक सेकेंड दो बस बेटा, अभी मैं समझाता हूं। मान लो यहां पे ए है, टी है, जी है, सी है, टी है, ए है, मान लो, और इससे आरएनए बनेगा। तो ए के अपोजिट में तो तुम कहोगे टी, लेकिन आरएनए बनाना है ना, तो क्या होगा? यू। टी के अपोजिट में ए, जी के अपोजिट में सी, सी के अपोजिट में क्या होगा? जी, टी में ए में फिर से क्या हो जाएगा? यू। अब इस तरीके से इसको देख देख के आरएनए बनेगा, ठीक है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब टर्मिनेटर साइड पे पहुंचेगा तो ये पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, है ना। कहीं कहीं रो फैक्टर का यूज होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में अलग हो जाएगा बस, और ये बाहर। अब जैसे जैसे ये बन रहा होता है एग्जैक्ट उसी समय में बेटा 5' एंड पे एक कैप 7 mg का 7 मिथाइल गुआनोसिन का कैप लगता है, ठीक, समझ लो टोपी पहना दिए हैं आरएनए को, ठीक, और इसे कहते हैं कैपिंग। और जब ये टूटता है तो पीछे ए पॉली ए टेल, पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें कुछ पार्ट एक्सॉन है और कुछ पार्ट इंटरॉन है। अब एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं, स्प्लिट जीन नाम से भी आप पढ़े होंगे। इसमें क्या होगा? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स के कारण ये इसको काट के हटा दिया जाएगा, जो नॉन फंक्शनल भाग है, इंटरॉन को हटा दिया, और जो कोडिंग वाले हैं सिर्फ वही रहेगा, मतलब जिनका आगे फंक्शन है वही रहेगा। ये देखिए कैप लगा 5' पे, पॉली ए एडिनाइलेशन टेल लगा, और नॉन कोडिंग वाले को काट के हटा दिए शॉर्टकट में समझने के लिए। हालांकि टॉपिक बहुत लंबा है, मैं बताता चलूं। कोई बोले सर आप तो इतना सारा एंजाइम, इतना सारा चीज लिखाए थे। बिल्कुल मेरी जान, एक दो नहीं बल्कि डीएनए तो हम लोग 2.5 महीना टोटल पढ़े हैं। आप अगर अपना नोट्स पलट लीजिएगा तो आप तो मने तृप्त हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हमारा एग्जामिनेशन को देख के बवाल 2.0 सीरीज, जो कि आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, आपके एग्जामिनेशन की तरफ बस आपको लेके जाना चाह रहा है, इस सीरीज में आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब उतना पढ़ना है जितना फ्रेम आपका है, क्योंकि एग्जाम समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी ना, जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वो आपको लगेगा कितना पढ़े, कहां नहीं पढ़े, इतना
नोट्स, इतना किताब सब कैसे पढ़े, तो उस बेसिस पे मैं रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं पढ़ना। तो क्लास नोट्स पढ़ाने लगेंगे तो बह गया कल्याण। कहां 2-2.5 महीना पढ़े हैं, कहां आप चाहिएगा 1-1.5 घंटा 2 घंटा के लाइव में, 1-2 घंटा के वीडियो में इसको डन कर ले, तो ये जल्दी संभव नहीं है, समझे। चलिए आगे बढ़ते चले तो ये इस वाले प्रोसेस को स्प्लिट जीन स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के कारण क्या हुआ, जो नॉन फंक्शनल भाग था वो हट गया। एक बार और आप रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को प्रोकैरियोट्स में अगर ध्यान देंगे, लिखे भी हुए होंगे, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा तो इसमें ये देखिए सिग्मा फैक्टर पहले जुड़ा, अब बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज ये सब आया, प्रक्रिया हुई, आरएनए बना, और यहां रो फैक्टर इससे जाके जुड़ेगा, तब ये क्या होगा, हटेगा, रिमूव होगा। और क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो इंट्रॉन और एक्सॉन वाला झंझट ही नहीं होगा, उसमें सब कोडिंग भाग है, ठीक। बैक्टीरिया में आरएनए ज्यादा बेसिकली फंक्शनल होगा। अच्छा यहां ध्यान देना, सेम ही चीज को थोड़ा और अलग तरीके से लिखने का प्रयास किए। ये फंक्शनल पार्ट है एक्सॉन, ये इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, इस तरीके से ये कंटिन्यू है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ध्यान से सुनोगे, क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन। और कुछ पार्ट देखो यहां पे कोडिंग है एक्सॉन वाला, फिर ये नॉन कोडिंग है। स्टेबलाइज हुआ, इसमें कैप लगा, नॉन कोडिंग पार्ट कट करके क्या हो गया, हट गया, ठीक है। फिर से यहां पे ध्यान से देखिए, कटा किसके किसके हेल्प से, स्प्लाइसिंग, राइबोन्यूक्लियेज और आरएनए लाइगेज फिर चिपकाएगा, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जो है ये काट के हटाएगा, और बेसिकली इस तरीके का आरएनए बना जहां 5' एंड पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन का कैप है। इतना याद रखो, 5' एंड पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन का कैप है, और जो 3' एंड है उस पे पॉली एडिनाइलेशन ए करके टेल लगा हुआ है, और फिर आपका एमआरएनए यानी कोडिंग भाग है। अब जाहिर सी बात है इस एमआरएनए पे जैसे तुम बोलोगे ए जी टी सी कुछ मतलब कुछ तो नहीं बेटा, नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसी से कोड बनता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक कोड। देखिए आपका जो सेल्स है 20 तरीके का अमीनो एसिड फॉर्म करेगा, जिसके लिए टोटल 64 गो कोडोन है, लेकिन इस 64 में से 3 कोडोन स्टॉप कोडोन है, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, तो सिर्फ 61 कोडोन ही कोड करेंगे 20 तरीके के अमीनो एसिड के लिए। तो लिखे भी है बेटा, कोडोन कैसा होगा, ट्रिपलेट, 3-3 के जोड़ा में 61 कोडोन 64 में से जो कोड करेंगे 20 तरीके के अमीनो एसिड के लिए। अब बाकी 3 जो है ये कोड नहीं करेंगे किसी भी अमीनो एसिड के लिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उआ, उएग, उगा, कुछ भी पढ़ाऊं याद कर लो, ये तीनों स्टॉप कोडोन है, नॉनसेंस कोडोन कहते हैं, एमसीक्यू के लिए ये आप याद कर लेंगे। और AUG जो कि मिथियोनिन को कोड करता है, इसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट कोडोन। कौन सा कोडोन, स्टार्ट कोडोन या इनिशिएशन कोडोन, ठीक है, यहां लिखे हैं। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होगा, अनएम्बिशियस होगा, ठीक है, स्पेसिफिक होगा, मतलब कोई एक कोड है, जैसे फॉर एग्जांपल AUG पढ़े हो तो ये सिर्फ जाके मिथियोनिन को ही कोड करेगा, किसी दूसरे अमीनो एसिड को नहीं करेगा, और ये यूनिवर्सल होगा, सारे जीवों में लगभग सेम ही है। चलिए आपके किताब में जेनेटिक कोड इस तरीके से आपको दिया भी होगा, अगर आप चाहें तो इसको जरूर याद कर सकते हैं कि फेनाइलएलेनिन को कौन कोड कर रहा है, ल्यूसीन, सेरिनिन सबको कौन कोड कर रहा है, और ये लिख भी सकते हैं। अब देखिएगा UCAG याद कर लीजिए, UCAG तो एक तरफ लिख दिए, 4 बॉक्स पे एक U, एक C, एक A, एक G, इधर भी सेम, लेकिन इधर क्या कीजिएगा, एक ही बॉक्स के अंदर UCAG लिख दिए। अब अगर आपको लिखना हो तो एक U यहां का, एक U यहां का, और एक U यहां का आ गया, UUU हुआ, ठीक। फिर उसी तरीके से UU और यहां देखो C, फिर UUA और UUG, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं जेनेटिक कोड को। रटने या याद करने का कोशिश कीजिएगा तो, लेकिन मुझसे पूछेगा तो भाई स्टार्ट और स्टॉप कोडोन याद रखो, उसके आगे बढ़ो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। तो यहां तो हम लोग पढ़े ट्रांसक्रिप्शन तक। अब जो चला अपना टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। क्या है, ट्रांसलेशन। ध्यान से सुनिएगा, काफी भारी भरकम टॉपिक है ये, लेकिन इसको भी शॉर्ट में करके हमें याद रखना तो पड़ेगा, है ना। कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सर ये चैप्टर बहुत भारी लगता है, इसको स्किप कर देता हूं और दूसरा वाला याद कर लेता हूं। गधे हैं आप। अरे भैया मेरे, जो आसान है, जो आपसे बन रहा है वो तो आपसे बन ही जाएगा,
समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन जो नहीं बन रहा है उसको ना थोड़ा थोड़ा देखने की जरूरत है। तो अभी आपका टाइमिंग है, इसी को ना देखोगे तब ना एग्जाम में जाकर के कुछ 4 लाइन लिखोगे भी, नहीं तो लिखोगे क्या। विनोद जब पढ़ रहे थे, आपका समय था किताब लेके आने का ट्यूशन में, क्लास बंक, भोज खाने चले गए, फुप्पू यहाँ चले गए, मौसाजी करने चले गए, तो अभी तो पढ़ने ना पड़ेगा विनोद। बदमाशी तो पूरा साल विनोद किया ही है, घुलट घुलट के कूदा ही है, इधर उधर घुलटा ही है। अब विनोद को अभी पढ़ने समय में ना नहीं याद आ रही होगी, क्योंकि विनोद पूरा साल पढ़ा नहीं है ना। सुरेश जो पूरा साल पढ़ा होगा उस एकदम मंद मंद मुस्कुरा रहा होगा, हा बहुत मजा आ रहा है सर, बवाल सीरीज भी एकदम जबरदस्त कर रहे हैं सर। अभी तुम विनोद को देखो, माथा मार रहा होगा, इधर से उस दीवार में टकरा रहा है, उधर से उस दीवार में टकरा रहा है। क्वेश्चनों आंसर याद करना है तो भैया याद तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम कौन पास करेगा, तुम्ही को ना पास करना है चेला, तो मेहनत कौन करेगा, तुम्ही ना करेगा। चलो अब सुनोगे तो ट्रांसलेशन पे बात करें। बोले आरएनए इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन। अब आरएनए प्रोटीन बनवाएगा, इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहेंगे, क्योंकि बेटा जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बना था उस पे मौजूद था कोड, और इसी कोड से देख करके अमीनो एसिड बनेगा। ठीक, बोला ट्रांसलेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म में प्रक्रिया होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होगी, टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप। ये रट लो, पहला है टीआरएनए चार्जिंग। टीआरएनए पे आकर के आप बेसिकली कहिए कि जुड़ेगा एमिनो एसिड्स, कहिएगा वो आकर के जुड़ेगा। ठीक है, टीआरएनए पे, टीआरएनए का अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम हो कुछ इस तरीके का, इसमें यहां पे बेसिकली एक सेकेंड बेटा, कोड्स के एंटी कोड्स मौजूद होते हैं यहां पे, यही जाके जुड़ता है एमआरएनए के कोड्स पे। ठीक है, और यहां आ करके एमिनो एसिड सब अटैच होगा। अब मान लो यहाँ पे AUG है तो यहाँ पे मिथ्योनिन आके अटैच होगा, मतलब जैसा कोड उस हिसाब का एमिनो एसिड आके जुड़ेगा। तो पहले टीआरएनए पहले ही चार्ज हो जाएगा अपना, ये टीआरएनए मान लो मिथ्योनिन लेके घूम रहा है, अब जहां कोड दिखेगा वहां जुड़ेगा। फिर इनिशिएशन शुरुआत होगा, फिर इलोंगेशन चेन बनेगा, और तब टर्मिनेशन होगा। ठीक है, बोला चार्जिंग ऑफ एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जो चार्जिंग होगा सबसे पहले टीआरएनए का। ठीक है, और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं ताकि तुम ज्यादा लोड नहीं लो। देखो देखो इस चित्र को देखो भैया, आपके सेल में अमीनो एसिड ताता तैया कर रहा था, घूम रहा था अपना, मान लो ये रहा टीआरएनए। अब जैसा एंटी कोड है इसके पास, उस हिसाब से अपना अमीनो एसिड चुन के पहले जुट गया, है ना। कहीं नया जगह जाओगे पहले वैसा दोस्त देखोगे जिसका हरकत तुम्हारे जैसा हो, तो बेसिकली ये इससे जुड़ गया। इसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या कहते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्ज हो गया। अब जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया तो ये अपना गया, उससे जुड़ा। लेकिन जुड़ेगा कैसे? जो इनिशिएशन की प्रक्रिया है इसमें ये एमआरएनए आया, स्मॉलर सब यूनिट आया, लार्जर सब यूनिट आया। मैं आपको समझाता चलूं कि लार्जर सब यूनिट में 3 साइट होंगे, ए, पी और ई। एप लंगुड़ करके याद रखना, एप। ठीक, तो ये आया, जुड़ गया अपना हिसाब से। तो सबसे पहले तो AUG बनेगा, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो जो उनका स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, ये सब आके बनेगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और इनिशिएशन फैक्टर इसको आगे शुरुआत कराएगा। अब क्या होगा कि अब इस पे नया नया टीआरएनए आकर के जुड़ेगा। एक सेकेंड में ब्रेक लेना चाहूंगा बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको यहां पे समझाऊं। ये मान लीजिए AUG, ठीक है, और बोला जो बेसिकली स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है। AUG थोड़ा छोटा में मैं लिख दूं आपके लिए, चलिए। ठीक, तो इसमें 3 साइट हैं। सबसे पहले जो एक्सेप्टर साइट है, एक पेप्टाइड चेन बनाएगा, और फिर एक साइट है आपका एग्जिट साइट। नया नया टीआरएनए, जैसे सबसे पहला टीआरएनए मान लीजिए इस साइट पे आया, ठीक है, जुड़ गया। ठीक है, अब सुनिएगा, इस पे एमिनो एसिड है, इस पे क्या है? AA1 पहला एमिनो एसिड है। अब यहां पे जो भी कोड होगा उस हिसाब का टीआरएनए आ जाएगा, और इस पे आके जुड़ेगा AA2, या मान लो एमिनो एसिड 2 जुड़ा हुआ है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से।
नया आया, ध्यान से देखना, AA1 के सामने AA2 एमिनो एसिड आया, ये उससे बॉन्ड बना लिया और इससे इसका बॉन्ड टूट गया। जैसे आपके जीवन में जब नए लोग आएंगे, आप पुराने लोग को टाटा बाय बाय करते चलिएगा, ठीक है। वैसे भी ये नेचर है, जब भी कोई नया आता है लोग पुराने को भूल जाता है। नई चीजों की कितनी कीमत होती है, जैसे मान लो तुम अभी लपका लपका मोबाइल खरीदो, एकदम खुद से ज्यादा प्यार तुम फोन से करोगे, एकदम बढ़िया से रख रहे हो, 2 महीना होगा इसे निकाले जेब से ऐसे फेंक दिया उधर, समझ में आया ना। तो यही मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते चले तो फिर अब क्या होगा, ठीक ध्यान से देखना, इसका ट्रांसलोकेशन हुआ इसके ऊपर, ये स्लाइड करेगा, क्या करेगा, स्लाइड। ये मान लो आरएनए रहा आपका एमआरएनए, ये राइबोसोम स्लाइड करेगा, घसक के आएगा, जिसके कारण ये वाला इधर से एग्जिट कर जाएगा। आपके लिए एक चित्र भी होगा, आप 1 सेकेंड वेट करना बेटा, आपके लिए एक चित्र भी होगा, आपके लिए एक चित्र भी होगा बेटा, वेट। हाँ यहां देखो बेटा, बहुत सुंदर मिल गया। इस डायग्राम को आप देखो तो, है ना, समय के अभाव को भी देखना पड़ेगा ना। हाँ यहां देखिए, ये मान लीजिए ये ए आया, ए पे आया पहले, और जैसे ही AA2 आया जुड़ा, इससे इसका बॉन्ड टूटा और ये वाला टाटा बाय बाय, मतलब जो पी पे था उसका ई के साइड से टाटा बाय बाय हो गया, ट्रांसलोकेशन हुआ। ये राइबोसोम इसके ऊपर क्या किया, स्लाइड। ये मान ले एमआरएनए है, ये राइबोसोम है, इसे स्लाइड करेगा, ये इसके ऊपर क्या कर गया, स्लाइड। अब ध्यान से देखना, जो ए वाला था वो पी पे आ गया, ठीक है, और वो खाली हो गया ए वाला, वहां पे कोई नया आया, तो देखो यहाँ AA2 तक था, अब ये घसक के इधर आ गया, अब आया AA3, फिर इसको इससे बॉन्ड बना, इससे बॉन्ड टूट गया, अब ये तीनों दोष हो गया। समझ में आया, जैसे तुम्हारा कोई पूर्णा दोष है ना, अब तो नया कोई आया 4 दिन हुआ, उसके साथ हम घुलट पुलट गया, पूर्णा दोष को बेचारे को भूल गया, जबकि तुम्हारे जीवन में सुख दुख में पूर्णे आदमी साथ में था। हाँ तो यहाँ तक देखो, ये इससे जुड़ गया, अब फिर ये घसकेगा, फिर ये पी वाला पीछे, तो इस तरीके से आगे घसकते हुए चला जाएगा। फाइनली बढ़ते 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 जब लास्ट में यहां पे UAA हुआ, उएग या उगा, इन तीनों में से कोई भी आएगा तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी, सब अलग अलग हो जाएगा, ये चेन फ्री हो जाएगा, और यही पेप्टाइड चेन, और यही आगे प्रोटीन बनेगा। समझ में आया ना, ये प्रक्रिया है ट्रांसलेशन, ठीक। कभी कभी इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा रीजन रह जाता है, उसको UTR अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े तो एक और टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें तुमको 2 ही चीज याद रखना है, इंड्यूसिंग और एक रिप्रेसिंग वाला है। सुनिएगा, इसमें स्ट्रक्चरल जीन है, प्रोमोटर है, इंड्यूसर में याद रखना है आपको लैक्टोज, और दूसरा है रिप्रेसर। आइए इस पे पहले हम बात कर दें, उसके बाद फिर फर्दर समझाएंगे। एक सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा, एक सिस्टम है इंड्यूसर वाला और एक है बेसिकली रिप्रेसर वाला। आप इसको देखिए, बोले रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर जीन, ये रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर फॉर्म हुआ, बेसिकली ये रिप्रेसर जा करके ऑपरेटर से जुड़ेगा, तब आरएनए पॉलीमरेज कहिए एक तरीके से रुकेगा, ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब करना, नहीं तो इसका फंक्शन होते रहेगा, जब तक रोकोगे नहीं रुकेगा नहीं, ठीक। इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो ये एक्टिव होगा तभी जब कोई इंड्यूसर आके जुड़ेगा। तो बोला क्या, यहां पे आया इंड्यूसर, ठीक है, और ये बेसिकली रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया, और तब ये प्रक्रिया चलती रही। जैसे फॉर एग्जांपल लैक एमआरएनए इससे बन रहा है, और फिर उससे बीटा कहिए गैलेक्टोसिडेज या परमिएज या ट्रांसलेज, ये सब एंजाइम्स या कहिए प्रोटीन्स फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली एक काम करते रहेगा तो उसको रोकना पड़ेगा, और एक जो रुका हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, जगाना। किसी को काम बोले सो गया तो धगमा, उठना काम करना, ठीक है, तो तुम वहां पे क्या हो गया, इंड्यूसर, उसको इंड्यूस करो, उठो। आएगो जो काम करिए उसको बोले भाई प्लीज थक, ऐसे मम्मी काम करते जा रहे, मम्मी हो गया, तुम रोक रहे हो, रिप्रेसर। समझ में आया ना। चलिए इसको आप बेसिकली मैं कहूं तो एक शॉर्ट नोट जैसा याद कर लेना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आगे बढ़ते चलोगे तो जो अगला अपना टॉपिक होगा ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैं तुमको कहूं तो बहुत ही जानदार टॉपिक है, जिसको तुमको पूरा याद करना या कहो समझना पड़ेगा। हम लोगों ने अपने VVI जो सीरीज है हमारा VVI सीरीज चल रहा है 5 मार्क्स वाला, उसमें भी इसको डन करने का काम किया है। एकदम अगर सरलता से समझोगे, एकदम सिंपल, तो ये एक ऐसा टेक्निक है
बेसिकली क्रिमिनल वगैरह को पकड़ने में, मर्डर केस को सॉल्व करने में, इन सब में, और या फिर ये प्रूफ करने में, जैसे कोई क्लेम कर दिया कि हम अंबानी के बेटा है, तो इन सब चीजों को प्रूफ करने में बेसिकली डीएनए मैच करके प्रूफ किया जाएगा। ये होगा कैसे? तो हम सबका डीएनए कहिएगा तो ऑलमोस्ट हम सब इंसान है सर, सेम ही होगा, लेकिन कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस जिसे हम VNTR भी कहते हैं, ये मौजूद है हमारे डीएनए में, जिसके कारण हर एक आदमी का स्पेसिफिक उसका लेंथ होगा या नंबर ऑफ कहिए रिपीटेशन, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, वो लिमिटेड का होगा। ठीक है, किसी में मान लो ऐसा, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 5, तो सब में यूनिकनेस होगा। ठीक है, अब मान लो कोई मर्डर किया कहीं पे और उसका हेयर का एक टुकड़ा वहां रह गया। ठीक, अब उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई भी किया जाएगा, ऐसा नहीं खो गया तब, एक वो तो हेयर है, तो उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, VNTR उसमें से निकाला जाएगा, फिर जिस पे शक है बेसिकली कहिए मैच करा के देखिएगा, अगर मैच कर गया तो क्रिमिनल फिर वही है। आइए समझे। तो बोले ये टेक्निक यूज होता है आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, एनालाइज करने के लिए वेरिएशन इन वेरियस इंडिविजुअल एट द लेवल ऑफ डीएनए लेवल पे क्या क्या वेरिएशन है, ये भी एनालाइज करने के लिए, या कहिए क्रिमिनल वगैरह को कैच करने के लिए। रिपीटेटिव डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टेंडम, रिपीटेटिव सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, कहिए सेवरल थाउजेंड बेस पेयर में। सैटेलाइट डीएनए हाईली रिपीटेटिव डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस है और हाईली रिपीटेटिव है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीटेटिव है, इसे कहेंगे सैटेलाइट डीएनए। फिर सुनिएगा, यूजेस VNTR बात करें, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ठीक, यानी कि जो बार बार सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो AG, मान लो TA, ये बार बार यही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो ये एक यूनिकनेस हुआ। ठीक, अब बोला क्या स्टेप कैसे है, तो सबसे पहले तो डीएनए को रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस ये सबसे डाइजेस्ट करोगे, सेगमेंट्स को अलग करोगे एगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया से, फिर वही जो ब्लॉटिंग टेक्निक है उससे नायलॉन शीट पे लोगे, अब फिर पैटर्न जो आएगा, जैसे मान लो ये सीक्वेंस आया बार बार, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस बार बार आया, इसको मैच किए सस्पेक्ट से, या वही पेरेंट वाला किस्सा में जो बोले कि किसी को कोई कहेगा कि वो मेरा बाप है, अगर मान लो कहा, तो इसका क्या प्रूफ होगा, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए मैच करके प्रूफ कर लेगा, तो इसमें भी इसका यूज होता है। एक और बड़ा फेमस टॉपिक है इसमें, म्यूटेशन। आई होप ये आपको नजर आ रहा हो, इसका मैं अलग से भी इसका PDF आपको ग्रुप में अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करने का काम करूंगा। ये टॉपिक है म्यूटेशन। ठीक है, एकदम समझो, अचानक से हेरिडिटेबल चेंज आ गया, या कहिए चेंज आ गया जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए के सीक्वेंस में कह लीजिए, जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाना, इसे क्या कहेंगे, म्यूटेशन। एकदम सिंपल डेफिनेशन सब याद रखो। और मेनली तुम देखोगे तो 2 तरीके का म्यूटेशन है, एक तो है हमारा क्रोमोजोमल म्यूटेशन, कि क्रोमोजोम में म्यूटेशन आ गया तो चेंज स्ट्रक्चर या नंबर में अगर चेंज आ गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन। मैं एक बार इसको जूम कर दूं, आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, अब आई होप दिख रहा होगा। तो एक है क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोम में म्यूटेशन आ गया, तो जाहिर सी बात है हेट्रोपोलाइडी म्यूटेशन जब चेंज हो जाए नंबर में, और जब क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो क्रोमोजोमल एब्रिएशन कहेंगे। जैसे कि इसमें डिलीशन है, कुछ डिलीट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया, या एक से दूसरे में ट्रांसलोकेज हो गया। ठीक है, और नंबर में आप बात करें तो कल भी हम पढ़ा रहे थे, ट्राइसोमी वगैरह बढ़ गया, घट गया, तो बोला यूपोलाइडी और एनियोपोलाइडी। यूपोलाइडी कहा चेंज हो गया सेट में जैसे 2n है, 3n, 4n, वो चेंज हो गया तो उसे हम यूपोलाइडी। एनियोपोलाइडी कहा एक ठू क्रोमोजोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम, जैसे मान लो कि 24 है तो एक ठू 25 वो हो गया मान लीजिए, तो एक क्रोमोजोम घट बढ़ गया, 1 या 2, मतलब सिंगल में बात करेंगे तब इसे एनियोपोलाइडी कहेंगे। चलिए फिर बात करें तो ये टॉपिक एग्जाम में तुम्हारे पूछा हुआ है चेला, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, इसका नाम है बेटा जीन म्यूटेशन। क्या नाम है बोलिएगा, जीन म्यूटेशन।
कभी कभी क्या होता है ना कि सारी चीजें टाइप करना संभव नहीं हो पाता है ना। हमारा जो कहिए हमारे जो मैनेजर साहब है, जो हमारा टीम है, जो अलग से लड़का है जो बेचारा दिन रात यही टाइप करते रहता है, तो इतना जल्दी जल्दी में कई सारी चीजें संभव नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा सा एक पीडीएफ पेज का ही आपको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे डाला गया है। आई होप ये आपको दिख रहा हो। तो बोला क्या कि जीन म्यूटेशन, और मैं तुम्हें बताऊं कि कोई भी क्लास संभव तभी हो पाता है, पढ़ाना तो ठीक ही ठीक है, और कहिए कि एकदम डेली अगर टीम काम नहीं करे, कई सारी चीजें तो खुद से भी करनी पड़ती हैं, और डेली अगर कई सारी चीजें ना हो पाए तो लैग्ड हो जाता है ना। लेकिन मैं जज्बे को सैल्यूट करता हूं, हमारे मैनेजर साहब कह लीजिए, या जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन आते होंगे यूनो के मैनेजर साहब के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, या कह लीजिए कि जो भी टेक्निकल टीम के लोग हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं, और मतलब बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव मैं कहूँ, ठीक है। बहुत लेट नाइट वर्क करने के बाद कई सारे क्लासेस संभव हो पाते हैं, है ना। तो यहाँ उन सब का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद करना चाहिए कि जितना भी आप पढ़ पा रहे हैं ये सब उन्हीं लोग की वजह से। फिर बोले क्या कि जीन म्यूटेशन, बोले चेंज इन न्यूक्लियोटाइड में क्या आ गया, चेंज, ठीक। अब बोला न्यूक्लियोटाइड में कैसे चेंज, तो एक बोला सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ध्यान से सुनिएगा, रिप्लेसमेंट हो गया एक नाइट्रोजन बेस का, कोई मान लो यहाँ पे ATGC था, यहाँ पे T के जगह पे कोई और आ गया, रिप्लेस हो गया। जब रिप्लेस हो जाएगा कोई और आ जाएगा तो इसे सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अब फ्रेम शिफ्ट में एक तो गायब या एक तो जुड़ गया तो उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। ये म्यूटेशन था। वैसे मैं इसका एक पीडीएफ इस पेज का स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, पूरा पीडीएफ तो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा ही, इसका भी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप इसको जरूर एक दो दफा बढ़िया से देख लें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। चल फिर अगर ध्यान देंगे तो एक टॉपिक है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोजेक्ट था जो सीक्वेंस करता पूरे होल ह्यूमन का जो पूरा जीनोम है ना उसके स्टडी पे बेसिकली। तो कहिए ESTS का यूज किया, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग का, या जो भी, तो जितना भी डीएनए का फ्रेगमेंट्स है, टुकड़ा है, इन पे स्टडी करना। अच्छा ये क्यों किया, तुम सोचो, ये सब क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से भी लिख सकते हो। तो भैया किसी भी रिसर्च में, जैसे कैंसर पे ही रिसर्च हो रहा, इसमें किसका जीन का डेटा लगेगा, ह्यूमन के जीन पे ना, तो कैसे रिसर्च करेगा, डेटा रहेगा तब ना। तो पूरा डेटा का टूल ये प्रोवाइड करता है, डेटा एनालिसिस का, समझ में आया ना। डिटरमाइन करता है जितना भी सीक्वेंसेस बेस पेयर है ह्यूमन के अंदर, इन सब को डिटरमाइन करना। इसी प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तुमको क्या लगता है कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो आदमी पकड़ के लगा के लाओ उसको सुइयां डाल करके देखते हैं कि बचेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। सो दैट्स व्हाई, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहां हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मैं आपको फिर से कहूं, एकदम शॉर्ट रिवीजन डालना है सभी चैप्टर्स पे। अभी हम लोग बढ़ करके चैप्टर नंबर 6 के तरफ आ चुके थे, ये भी हमारा ओवर। अब हम लोग एवोल्यूशन और फिर फर्दर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जितना भी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर टॉपिक सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो हम लोग एकदम शॉर्ट में कहिए कंडेंस करके करना होगा, वो सब बेटा मैं आपको कराऊंगा, सब कराऊंगा। समझ में आया ना, लोड नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो तो कहेंगे ही ना, वो तो कहेंगे ही ना। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, कहा था ना कि वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। तो अभी बहुत सारे लोग आपके पीछे, हे क्या ऑनलाइन पढ़ रहा, अभी क्या ऑनलाइन पढ़ेगा भाई, क्या याद करो, ऑनलाइन पढ़ रहा है क्या, छोड़ दो। बहुत सारा लोग बहुत बात बोलते रहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कुछ ना कुछ कह भी करेगा, लोग का बात नहीं सुनना है। चुपचाप से पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, आपके लिए ही बेटा, मैं वापस से रिपीट कर दूं, आपके लिए ही VVI क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो 2 और 5 मार्क्स को अलग करने का काम किया गया है। बवाल सीरीज में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पूरा कवर्ड है, ठीक है। बवाल MCQ सीरीज में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का MCQs कवर्ड है, और इस ईयर MCQ हम लोग जो कर रहे थे 100+ MCQ हम लोगों ने डन करने का काम किया है यूनिट 1 में। और अभी फिर से जब एवोल्यूशन पढ़ लेंगे तो यूनिट 2 पे भी आपके लिए MCQ लेके आऊंगा, फिर फर्दर यूनिट 3, 4, 5 सबके लिए अवेलेबल है, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। बने रहिए,
चैनल से लगातार पढ़ते रहिए, बवाल मचाने के लिए एकदम तैयार रहिए। एग्जामिनेशन में एकदम धागा खोल करके रख देना है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड नाइट।